आज की जो कैबिनेट की बैठक में जो मुख्य विषय चर्चित हुए, मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि सभी को इस बारे में संबोधित करें। थैंक यू। सभी पत्रकार एवं छात्र मित्रों का आज की कैबिनेट में 21 एजेंडे लिए गए थे, जिनमें से 17 एजेंडों को स्वीकृति दी गई है। सबसे पहले जो हमारा गन्नौर में विश्व स्तरीय मंडी का गति से विकास हो रहा है, उसको लेकर के लगभग उसके ऊपर 3050 करोड़ रुपए की वो लागत आएगी। इसके लिए आज बैठक में नाबार्ड से 1850 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति जो राज्य सरकार की गारंटी के लिए मंजूरी दी गई है। इस मंडी से हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों को भी व दिल्ली के व्यापारियों को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये हॉर्टिकल्चर मंडी है, जिसका लाभ हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब किसानों को वहाँ पर उसका लाभ मिलने वाला है। और गति से पूरे समय में उसको पूरा कराने का सरकार लगातार उसके ऊपर ध्यान कर रही है। दूसरा जो विषय कि हमारे जो राजस्व रास्ते उनके उपयोग के लिए, क्योंकि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्व रास्तों के उपयोग के लिए एक नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत आवासीय कॉलोनी, औद्योगिक कॉलोनी या कोई अन्य प्रोजेक्ट में सीवरेज की पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, बिजली की कोई नीचे अंडरग्राउंड लाइन, गैस की पाइपलाइन जैसी सुविधाओं को विकसित करने में सहायता मिलेगी, उसको ये मंजूरी दी गई है ताकि उनका उपयोग कर सकें। तीसरा जो विषय था कि हमारे जो विधानसभा में जो पूर्व विधायक हैं, क्योंकि उनकी दुआई के लिए एक मुश्त जो हरियाणा विधानसभा सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी दी गई है और उसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 10,000 रुपये प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता मिलेगा, उसको मंजूरी दी गई है। और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को भी हमने इस बैठक में बड़ी राहत दिया, एक फैसला किया है कि जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेंस डीड हो चुकी है, जिन्होंने पैसा दे दिया है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट उनका मिल गया है, कन्वेंस डीड उनकी हो चुकी है, और पीपीएम सॉफ्टवेयर में बकाया राशि दिखाई गई है, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर बना तो उनका बकाया उनका खड़ा कर दिया निकाल करके। ऐसे आवंटियों को से केवल बकाया मूल राशि ही वसूली जाएगी। ब्याज और दंडात्मक ब्याज
उसको पूर्ण रूप से माफ किया गया है। बकाया मूल राशि अधिसूचना की तिथि जब वो उसका अधिसूचित होगा, नोटिफिकेशन होगा, उसके 1 महीने के अंदर उसको जमा करानी होगी। निर्धारित समय के भीतर राशि जमा न कराए जाने पर विपणन बोर्ड उचित कार्रवाई कर सकता है, वो उसका हकदार है। एक विषय हमारा एग्रो माल्स को लेकर के अलॉटियों को भी एक बड़ी राहत वो सरकार ने दी है। बैठक में पंचकुला के जो एग्रो मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निपटान के लिए विवादों का समाधान 2 को मंजूरी दी गई है। अलॉटियों को निर्धारित समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा दिया जाएगा। मान ले किसी ने बुक कराया था, पैसा जमा कराया है और वो व्यक्ति अब वो शॉप नहीं लेना चाहता जो अलॉट हुई थी, वो लेना नहीं चाहता, तो उसको सरकार 7% ब्याज पे उसकी राशि को वापस करेगी। और इसी प्रकार जिन्होंने पैसा ले रखा था, जिन्होंने दुकान ले रखी थी, पैसा कम जमा कराया था, लौट नहीं हुई, अगर वो दुकान लेना चाहते हैं तो उनको भी सेम पैटर्न पे 7% पे ही उनको उनसे ले लिया जाएगा और दुकान उनको दे दी जाएगी। उसके अंदर बड़ी राहत ये दी है। साथ ही कब्जा करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की प्राप्ति तक देय राशि की जो गणना है, विवादों का समाधान 2 नीति के प्रावधानों के अनुसार वो की जाएगी। ये आज के हमारे जो विषय थे और आज बैठक में ये भी चर्चा हुई है क्योंकि विधानसभा का सत्र वो होना है और निर्णय किया है कि 22 अगस्त से विधानसभा प्रारंभ होगी। बाकी बीएससी की बैठक में वो बैठ कर के निर्णय होगा कि कब तक वो चालू रहेगा। महामहिम राज्यपाल को क्योंकि पहले इसकी सूचना वो भेजनी होती है, ये निर्णय सरकार ने किया है कि 22 अगस्त से विधानसभा का सत्र वो चालू होगा। थैंक यू। सीएम साहब, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो वो कर्मचारी हैं और जिनको आपने रोजगार की गारंटी दी थी, तो उनकी एसओपी जारी नहीं हो रही, वो लंबे आज वो भी इसके अंदर कैबिनेट के अंदर विषय आया, उसको भी पास कर दिया है, मतलब उसके रूल बना दिए, पास कर दिया है, बिल्कुल पास कर दिया, उसके रूल बन गए, मोहर लग गई है कैबिनेट की उसके ऊपर। ठीक। कोई और साथी का सवाल? कलेक्टरेट को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि पिछले साल भी बढ़ोतरी की थी, अब फिर बढ़ोतरी सरकार कर रही है, आम आदमी गरीब आदमी से दूर होती जा रही है, इस तरीके की नहीं, देखिए उसके लिए हम ये सरकार, एक तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ, गरीब के हित का मजबूती से ध्यान रखने वाली सरकार है। गरीब को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए, ये सरकार की जो नीतियां योजनाएं हैं उसको केंद्र में रख करके, ध्यान में रख करके सरकार निर्णय लेती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो बड़े बड़े आदमियों को ध्यान में रख करके निर्णय लेती थी। यही तो फर्क है हमारी सरकार में और उनकी सरकार में। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है किसी प्रकार की, और उनकी सरकार में गरीब व्यक्ति चिंता में मर जाता था, कोई सुनने वाला नहीं होता था, कराही कराही करता रहता था गरीब व्यक्ति, और वो तो राजी रहते थे बड़े बड़े आदमियों के साथ, उनको तो नीचा दिखाई नहीं देता था कुछ। परंतु मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार ये डबल इंजन की चल रही है, कोई भी योजना चाहे नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं
हरियाणा सरकार बना रही है, डबल इंजन की सरकार बना रही है, गरीब को केंद्र में रख करके तब योजना बनती है। गरीब व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं है। अगर आप देखें गुरुग्राम जैसा शहर जहां पर लगभग मार्केट वैल्यू से 200% ज्यादा रेट पे जमीनें बिक रही हैं, आपके सामने है, बिक रही है, कोई दिक्कत नहीं, फिर वहां कोई दिक्कत थोड़ी है। वही अगर वाड्रा साहब वहां बैठे हैं फिर मैं क्या करूं? इससे जो हमने कलेक्टरेट बनाया, हमारा एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू आएगा वो पूरा 1500 नहीं, जो क्या उसकी चिंता हो रही है हुड्डा साहब को, उसकी किसकी? ऐसा जो वाड्रा साहब बोला आपने बात की। शायद आप समझ गए होंगे। तो सिंह साहब, ये जो हमने रेवेन्यू कलेक्टरेट को, क्योंकि हर साल का फिनोमेना है बढ़ने का, जो इस साल बढ़ा रहे हैं, इससे हमारा एडिशनल रेवेन्यू कितना आएगा? 1500 किसका? करोड़ के जो हमने कलेक्टरेट बढ़ा है, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू तो आना है ना इसके एडिशनल, तो 1500 करोड़ का आएगा, 2000 करोड़ का आएगा, कितना का इसका जो एडिशनल रेवेन्यू आएगा? नहीं, देखिए उसके अंदर विषय ये नहीं है, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा आता है वो विकास के लिए खर्च होता है, उसके अंदर कोई विषय नहीं है। और ये सरकार का कमिटमेंट है कि 3 गुना गति से विकास के कार्य प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के गति से करने का ये संकल्प इस सरकार का है। और धीरे धीरे करके एक एक संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपने संकल्प पत्र में एक बात ये भी कही थी कि जो सीटी के बच्चे होंगे उन बच्चों को फ्री में यात्रा उपलब्ध कराएंगे। ये पूरा हुआ है ना? बिल्कुल पूरा हुआ। एक एक वायदे को हम हर रोज तीसरे दिन लगातार उसको गति से पूरा कर रहे हैं। संकल्प पत्र को भी हम अपना केंद्र बिंदु मान रहे हैं। हमने ये बात कही थी कि ये हमारा संकल्प पत्र नहीं है, ये हमारा हरियाणा की 2,80,00,000 लोग जिनको हम भगवान के रूप में मानते हैं, ये संकल्प पत्र हमारा वो रूप है, वो भगवान का रूप है जिसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि विपक्ष के अंदर मैं बताना चाहता हूं, विपक्ष अपना घोषणा पत्र जारी करता है, वो घोषणा रह जाती है, उस ओर देखते नहीं है। क्योंकि जब तक कुर्सी नहीं मिलती है तब तक तो घोषणा पत्र ध्यान रहता है, कुर्सी मिलने के बाद विपक्ष उसको भूल जाता था। अब जनता भी इसी कारण से उनको भूल गई है। हमारा चाहे 2014 का संकल्प पत्र है, चाहे 2019 का है, और चाहे ये 2024 का संकल्प पत्र है, हमारा कमिटमेंट है कि हम हर संकल्प पत्र को पूरा कर रहे हैं, हर वादे को पूरा कर रहे हैं, इसको भी हम गति से पूरा कर रहे हैं। हाँ, माइनिंग को लेकर के भी विषय आया है, क्योंकि काफी लोग हमें मिले थे, अलग अलग ग्रुप्स में आकर के लोग मिले थे, उन्होंने अपने मांग पत्र भी हमें दिए थे। फिर उसको लेकर के हमने अधिकारियों को कहा कि इसके ऊपर आप चर्चा कीजिए, और चर्चा विचार करके उसके अंदर से ये निकला कि जो रॉयल्टी और जो इंटरस्टेट से आता था, हमने उस सब को 80 रुपए किया। पहले 100 रुपए था, अब उसको 80 रुपए किया है। अब यह बताएं कि लाडो लक्ष्मी है, नहीं ऐसा तो न कलवा, अभी तो आप डेट अपने आप लग गया बताओ, ऐसा तो ना करा, डेट बताई दी, ये पूछो उनको, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ना 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 ना, नहीं, ये बताई दी डेट इन्होंने, हमने तो कही नहीं, मन्नो तो पता नहीं, कहाँ से पता लगी, मन्नो नहीं पता खुद। मैंने कहा लाडो सखी आपने ना कर दी, वो कब करोगे? अच्छा, लाडो सखी की बात, हाँ हाँ, लाडो, हाँ ठीक है बात, लाडो सखी तीज के ऊपर, क्योंकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया था जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हरियाणा के अंदर आए हैं। जो बेटियों को बचाने का सेक्स रेशो के अंदर उसके रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट उसके अंदर है, उसके ऊपर बड़ा काबू पाया गया है। उसको और शार्पनेस उसके अंदर आए कि हमने जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा वर्कर है, उनकी ये ड्यूटी लगाई है कि वो
उन बहनों के टच में आ जाएंगी। जो भी डिलीवरी होगी प्रति डिलीवरी के हिसाब से उनको 1000 रुपया वो दिया जाएगा। उस योजना को हमने लॉन्च किया है ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर ये और मजबूती आ सके। मेरा और सवाल ये था हाँ कि उसके लाडो लक्ष्मी कब लॉन्च करने जा रहे हैं? लाडो सखी तो आपने लॉन्च कर दी। कल इसको लेकर बैठक भी करी है सर आपने, सर रिव्यू बैठक भी करी है सर। किसके सवाल तो मेरा नहीं। हाँ 2100 रुपये हाँ बिल्कुल, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। क्योंकि विपक्ष के दल के लोग इधर उधर की ज़्यादा बात करते हैं, अपनी तरफ देखते नहीं हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम जल्दी ही उसकी रचना योजना बन रही है। उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी वो जारी हो जाएगा, उसके ऊपर काम चल रहा है अभी। परंतु हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है, हमने बजट के अंदर उस पैसे का भी बजट का भी प्रावधान किया है। अगर देखें कुछ इस प्रकार के दल, चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी है, वो वोट लेने के लिए बोलते तो हैं कि हम देंगे, परंतु सरकार जाने वाली हो रही। अब तक नहीं पंजाब के अंदर दिया आम आदमी ने महिलाओं को। हम अपने कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरे। हिमाचल के अंदर बोल तो दिया वोट लेने के लिए, 2.5-3 साल का समय निकल गया, अभी तक सोचा भी नहीं। हम उसके ऊपर गति से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और यहाँ के कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी के साथ बैठ करके एक थाली में खाना खाते हैं, वो लोग ना तो कर्नाटक को देख रहे हैं और ना तेलंगाना को देख रहे हैं, ना हिमाचल को देख रहे हैं। अपनी तरफ उंगली नहीं करनी, दूसरे की तरफ करनी उंगली। भाई तांपड़ोड़ी भी देख ले, ये एक कहावत है, कहा भाई चेहरा खराब है। अरे चेहरा नहीं खराब, कहा शीशा खराब है। ये बोलता है शीशा खराब है, शीशा खराब नहीं है। आप अपने चेहरे को देखिए, चेहरा ही खराब है। ये कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस इस प्रकार का दुष्प्रचार करने में माहिर है, गजब की मास्टरी कर ली कांग्रेस ने तो दुष्प्रचार करने में। मोदी जी ने इतने काम कर रहे हैं, गजब के ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने देश के किसानों को एक संबल दिया है, देश के किसान को मजबूती प्रदान की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल 20वीं किस्त डालने वाले हैं पूरे देश के बीच में, परंतु एक भी कांग्रेसी न्यू कह दे इब्जाक, समझ में नहीं आ रही बात है। अरे थोड़ी सी प्रशंसा तो करो, करनी बैठ दिया नहीं। बात आती है फिर आप लोग कहेंगे ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया। एक छोटी सी बात यहाँ पर कही कि किसी ने भी जो है सीज फायर नहीं रुकवाया, तो उसके बाद ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया। विपक्ष इस बात को मुद्दा बना रहा है। एक इसके साथ मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ हरियाणा के साथ, क्योंकि हरियाणा से जो ट्रम्प का जो इसके साथ क्या है, 25% जो है आपके साथ जो 25% का जो वैट है उसमें हरियाणा से टेक्सटाइल का कुछ वहाँ पर जाता था, निर्यात होता था। तो क्या इसका हरियाणा में कुछ असर पड़ा? कोई अधिकारियों ने आपको कुछ बताया? कोई ट्रम्प का असर हरियाणा में कितना? नहीं, देखिए वहाँ की गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट के अपने निर्णय होते हैं। हमारा भी देश की सरकार का निर्णय होता है। कई चीज़ें बाहर से आती हैं, उसके ऊपर सरकार को अधिकार होता है कि इसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाना है कि इसका कम करना है। ये उनके अपने निर्णय होते हैं। इसके अंदर सर नहीं, चलो इसके अंदर विषय वो नहीं है, वो उनके अपने निर्णय होते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उन अपनी अपनी सरकार के निर्णय होते हैं। जी आखिरी सवाल है। हो गई है, लेकिन अब तक सीएलपी नहीं बना पाई कांग्रेस। उम्मीद है सर सीएलपी आ पाएगा मॉनसून से। यार कौन सी जल्दी है रिया, कौन सा चुनाव कैसे बच रहे है? हैं? अगर चुनाव हो फिर तो बना ले। नेता विपक्ष तो सब चाहिए, हैं? 9 महीने में नेता विपक्ष तो चाहिए ना। शायद जब बजट 70 था उसमें आवश्यकता नहीं पड़ी, फिर आगे अभी तो अगला बजट आएगा, फिर देख लेंगे, फिर बात कर लेंगे। क्राइम की घटनाओं को लेकर रणदीप सुरजेवाला रोज ट्वीट कर रहे हैं, रोज घटना रिपोर्ट कौन? क्राइम की घटनाएं। लॉ एंड ऑर्डर आपने ये बैठक की है, एक एडवोकेट को नहीं देखिए, नहीं मैं आपको ये फिर इस बात को आपने ये चर्चा की है। हमारी सरकार का
ये बिल्कुल स्टैंड क्लियर है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और इसके अंदर हमने अपने पुलिस अधिकारियों को बिल्कुल हर तरीके से उनको बोला हुआ है, उनको कह रखा है जो निर्णय एट द स्पॉट आप कोई भी आपको लगे कि ये निर्णय लेना है आप निर्णय ले सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्राइम को लेकर के हमारी सरकार कोई समझौता नहीं करती, और जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना ये हमारे पुलिस का दायित्व है, और उसके अंदर लगी हुई है, कोई किंतु परंतु नहीं है। सुरजेवाला कह रहे हैं सर जंगल राज से भी बुरा हाल हरियाणा में। रा अपने कार्यकाल में तो वो देख ले क्या हाल थे उसके। सुरजेवाला ने तो पता नहीं अपने, मैं बताऊंगा उसको, मैंने बताया भी था शायद विधानसभा के अंदर, मैंने खड़े होकर के बताया था। आज भी अगर क्राइम रेट देखें 2000 ये उनके समय से 14 से और आज का 2014 से पहले का देख ले, आज का देख ले, उसके अंदर कितनी गिरावट आई है। ऐसा नहीं है, एक एक चीज को पर बारीकी से हमारी नजर है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का, हम बार बार लोगों को कह रहे हैं कि लोग शांति से प्यार से रहना चाहते हैं। देखिए अभी ईटी का पेपर हुआ, एक पर्व की तरह हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इसको मनाया, पर्व की तरह मनाया, लोग कितना वो करते हैं। परंतु अगर कोई उस शांति को डिस्टर्ब करना चाहेगा उसके साथ हम कहीं तक भी जा सकते हैं, हमने पुलिस को कह रखा है, किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाई आप अपना काम करिए ना, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम है व्यक्ति, आप काम करके मेहनत करके आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके व्यक्ति आगे बढ़े। थैंक यू। सर यमुनानगर में काउंटर हुआ है। तो हरियाणा में मॉनसून सेशन की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 22 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी, हरियाणा में मॉनसून सेशन 22 अगस्त से शुरू होगा। इसके साथ ही साथ सीएम सैनी ने कई महत्वपूर्ण बातों का भी यहां पर जिक्र किया, साथ ही साथ विपक्ष पर भी हमला बोला है। विपक्ष के आरोपों का भी यहां पर सीएम सैनी ने जवाब दिया है। 21 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 17 एजेंडे इस बैठक में स्वीकृत किए गए हैं। पेंशनर पूर्व एमएलए को 10,000 चिकित्सा भत्ता मिलेगा, 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को लाभ मिलेगा, सीएम सैनी ने कहा। और उन्होंने कहा कि 22 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। बीएससी की बैठक में मॉनसून सत्र की अवधि का फैसला किया जाएगा। हॉर्टिकल्चर मंडी से कई राज्य को फायदा होगा। गरीब को सशक्त करने के लिए सरकार फैसले लेती है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी आप सुन रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का भी यहां पर जिक्र किया, और साथ ही साथ विपक्ष द्वारा जो लगातार सवाल दागे जाते हैं उनके आरोपों का भी यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया है। तो 21 एजेंडों को फिलहाल बैठक में रखा गया था, जिसमें से 17 एजेंडे ऐसे हैं जो कि स्वीकृत कर लिए गए हैं, जिन पर सहमति बन गई है। और 22 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। मॉनसून सत्र की अवधि का भी बीएससी की बैठक में फैसला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आईएमए हरियाणा की सख्त चेतावनी, 7 अगस्त से आयुष्मान कार्ड से नहीं होगा इलाज। 650 हॉस्पिटल का 500 करोड़ से ज्यादा का बकाया।
बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर चेतावनी दी गई है। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों के लंबित भुगतान का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार को एक सख्त चेतावनी जारी की है। एसोसिएशन ने साफ किया है कि यदि निजी अस्पतालों के 500 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान 7 अगस्त तक नहीं किया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस अल्टीमेटम के बाद प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को 7 अगस्त के बाद स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। तो आईएमए ने कॉल दी और ये ऐसी कॉल हर एक प्रदेश के हर एक स्टेट में बारी बारी करके दी जा चुकी है। और आपको जान के हैरानी होगी, पीछे कुछ महीनों पहले हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व का गृह राज्य गुजरात, उसमें डॉक्टरों ने स्ट्राइक की कि 300 करोड़ के RSBY के आयुष्मान भारत की पेमेंट पेंडिंग है। तो अगर आपने पेमेंट करनी ही नहीं है, और या तो सिविल अस्पताल करो, सिविल अस्पताल में आप इतना मरीज को कॉन्फिडेंस दे नहीं पाते कि वो वहाँ जाए। पहले राज्यों में था कि एक समन्वय था सरकारी और प्राइवेट में, अब तो सारा कुछ प्राइवेट से कराया जा रहा है और अपनी जिम्मेदारी से भागने की चेष्टा है। तो ये तो कभी चलेगा नहीं ना। थोड़ा सा आपके शब्दों का चयन में बेटर कर देती हूँ। योजना को सरकारी तौर पे शुरू किया गया है और विड्रॉ करने का जिम्मेदारी IMA नहीं ले सकती। हाँ, पर हम उसके तहत जो सेवाएं दे रहे हैं उसको हम थोड़ी देर के लिए बाधित कर रहे हैं, उस पर रोक लगा रहे हैं। कारण ये कि जो हमारी पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो अभी तक नहीं मिली और कुछ हॉस्पिटल्स तो ऐसे जिनको 4-4, 5-5 महीने से पेमेंट नहीं मिली। तो इस वजह से अभी 7 अगस्त तक का फिर भी हमने सरकार को टाइम दिया है। नेगोशिएशन टेबल पर हैं हम लोग, उनसे बात कर रहे हैं। अगर समस्या का हल मिल जाता है तो हम चाहेंगे कि सुविधाएं हम जारी रखें, पर फिलहाल के लिए अभी कॉल यही है कि पूरे हरियाणा स्टेट में जितने भी आयुष्मान संबंधित निजी अस्पताल हैं, 7 अगस्त के बाद अगर हमारी समस्याएं सुलझाई नहीं जाती तो हम अपनी सेवाएं निलंबित करेंगे। तो आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज मिलना अब मुश्किल होगा। आयुष्मान योजना पर संकट यहाँ पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 अगस्त से नहीं होगा आयुष्मान कार्ड से इलाज। 650 से अधिक निजी अस्पतालों को चेतावनी दी गई है, जहां पर 500 करोड़ से अधिक का भुगतान की मांग की जा रही है। मांग पूरी ना होने पर योजना के तहत नहीं होगा इलाज। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने आश्वासन दिया है, जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो IMA ने इसे प्रशासन में एक गंभीर गड़बड़ी बताया है। इसमें IMA हरियाणा का पक्ष आपको बता दें, अप्रैल से अब तक का डेटा जारी किया गया है। बिल की राशि का केवल 10 से 15% ही मिला है। अस्पताल वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। 500 करोड़ रुपए अभी भी लंबित बताए जा रहे हैं। प्रदेश में 600 से अधिक निजी अस्पताल इस योजना में आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से 7 अगस्त से सभी निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज नहीं करने का फैसला लिया है। आयुष्मान कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश अरोड़ा का कहना है कि सरकार
हर बार उन्हें बातचीत के लिए बुलाती है, लेकिन बातचीत के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करती है। जैसे ही आईएमए इलाज बंद करने की कॉल लेता है तो कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। डॉक्टर सुरेश अरोड़ा का कहना है कि हरियाणा में करीब 100 करोड़ रुपए सरकार पर बकाया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने पैसे देने के लिए तो कहा है, लेकिन अभी आईएमए की बैठक होगी, उसमें आगे फैसला लिया जाएगा। फिलहाल 7 अगस्त से आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज बंद करने का ऐलान किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से 7 अगस्त से आयुष्मान कार्ड धारकों के निजी अस्पतालों में इलाज बंद करने के लिए कॉल की गई है और ऐसे में वजह बताई जा रही है कि हरियाणा सरकार द्वारा उनके 400 करोड़ के आसपास के जो पैसे हैं वो नहीं मिले। हमारे साथ में आयुष्मान कमेटी हरियाणा के चेयरमैन है डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, इससे पहले भी कई बार आपने इसी तरह से कॉल की इलाज बंद करने के लिए घोषणा कर दी थी, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि 7 अगस्त से आप बंद कर रहे हैं इलाज। नमस्कार। अच्छा देखिए, अब ये तो मुझे लगता है कोई रूटीन ही बन गया है कि जो सरकार की तरफ से बार बार पेमेंट की रुकावट कर दी जाती है तो हमें मजबूर होकर बार बार स्ट्राइक की कॉल देनी पड़ती है। पिछली बार हमारी जब मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी 8 जनवरी को चंडीगढ़ में, तो उसमें उन्होंने हमारे को खूब आश्वासन दिया था और उसके बाद हमारे को मिस्टर राजेश खुल्लर जी जो है उनसे 3 फरवरी को दोबारा मीटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने हमारे को काफ़ी प्रोमिस किए थे और ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की थी कि अब ये नौबत दोबारा नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने जितने भी प्रॉमिस किए हमारे को, उसके अंदर करीब 12-13 प्रॉमिस किए थे, उसमें सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सारे भी वैसे के वैसे ही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो आयुष्मान एमपैनल हॉस्पिटल है, उनको इलाज करने में इतनी समस्या है कि अब कई हॉस्पिटल तो ऐसे हैं बेचारे, उनके पास बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है और वो तो बंद होने की कगार पे है। तो इस तरह से चलाना तो बहुत मुश्किल है हॉस्पिटल्स को। लेकिन आप कह रहे हैं जैसे 10 से 12 ऐसी मांग थी जिस पर आपकी बातचीत हुई, उसमें से एक मांग पूरी हुई और लेकिन सबसे बड़ी मांग आपकी पैसे की है, कि उस पर कोई चर्चा नहीं हुई? चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में मॉनसून सेशन की तारीख का ऐलान हो चुका है। बता दें कि 22 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। बीएससी की बैठक में अवधि पर फाइनल मुहर लगेगी। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम सैनी ने ये जानकारी दी है। तो हरियाणा में मॉनसून सेशन की तारीख का ऐलान हो चुका है। 22 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा। बीएससी की जो बैठक होगी उसमें मॉनसून सत्र की अवधि का फैसला किया जाएगा, कितने दिन का होने वाला है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये जानकारी साझा की है। तो 22 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता साहिल रुखाया इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। साहिल, कैबिनेट